हेलो दोस्तों। तो इस बार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो ना? ये वीडियो जो है ना देख के जाना। और इस वीडियो में जो है ना वो मैंने अपने नोट्स शेयर किए हैं। तो अगर वो नोट्स तुम्हें चाहिए ना तो तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम लोग जो है ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं जो है अपने पूरे नोट्स को डिस्कस करूंगा। तो देखो यही जो है ना ये मेरा नोट्स है। तो चलो हम लोग जो है ना इस नोट्स को डिस्कस करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन अ सैंपल ऑफ यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन में। देखो एन टाइप की डोपिंग की गई है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल वेरी जो है जो एन टाइप का सिलिकॉन में है। एन टाइप सिलिकॉन में जो है ना वो डोपिंग जो किए हैं उसमें कंसंट्रेशन जो वेरी कर रहा है वो 10 टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब एक्स इक्वल टू 0 पे। और 10 टू 6 इंटू 10 टू द पावर 16 जो है ना वो एक्स इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर पे ये ऐसे वेरी कर रहा है। एज्यूम सिचुएशन दैट इलेक्ट्रॉन आर supplied to keep this concentration gradient constant with time if the electronic charge is 1.6 multiplied into the mass 19 coulomb। ये तो हम लोग अंडरस्टूड है तो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे तो डिफ्यूजन कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, करंट डेंसिटी इन सिलिकॉन इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली जो है ना यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जब 0 है तो यहाँ तब उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, 10 टू द पावर 17 है। जब एक्स इक्वल टू 2 है तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, ये है। और यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो हम लोगों को बता दिया गया है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कंसिडर करना है। अगर नहीं भी बताता ना तो फिर भी हम लोग जो है ना यही कंसिडर करते। उसके बाद डी एन जो है ना उसकी भी वैल्यू दी हुई यहाँ पे। उसका देखो नो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज, अगर नो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है ना यानी कि हेयर अगर डिफ्यूजन प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताऊंगा, एक होता है ड्रिफ्ट होता है, एक होता है डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट जो होता है ना एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से होता है। और यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि तुमको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फार्मूला लगाना है। करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है डी एन बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी एन जो है ना उसकी वैल्यू दी हुई है, क्यू का वैल्यू तो तुम लोगों को कंसिडर करना है। उसके बाद डी एन बाई डी एक्स क्या है, ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो वो एक्चुअली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना जो है ना कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो तुम्हें यहाँ पे लगाना है। तो देखो डीएन ये तो दिया ही हुआ है, ये तो हम लोग 1.6 ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डीएन बाई डी एक्स कैसे निकलना है, तो देखो डीएन बाई डी एक्स तुमको यहाँ से निकलेगा। तो चेंज इन देखो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज कितना हो रहा है, 10 टू द पावर 17 से 6 इंटू 10 टू द पावर 16 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 17 से 6 इंटू 10 टू द पावर 16 डाल दिया। उसका कितना 0 से 2 माइक्रोमीटर, तो 0 और 2 माइक्रोमीटर को 10 टू द पावर -6 की वजह से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए होता है गेन का फार्मूला जो होता है ना, ये टोटल गेन है वो होता है A/A+AB। ए क्या है, ये ओपन लूप गेन है। और बी क्या है, बी है तुम्हारा फीडबैक फैक्टर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में प्लस हो रहा है ना, यानी कि नीचे वाला फैक्टर जो है ना वो ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में गेन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। वहीं पे ये सॉरी ये निगेटिव फीडबैक है, तो नेगेटिव फीडबैक में गेन की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। और पॉजिटिव फीडबैक में जो है ना गेन का वैल्यू क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये सारे वैसे क्वेश्चन है ना जो कि मुझे इसरो बीएसएससी को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया था। ये मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा नोट्स बनाया था। देखो इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज रिजोल्यूशन तुम्हें निकालना है ऑफ 12 बिट बीसीडी दिया हुआ है डीए कन्वर्टर। फिर उसका तुमको रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में 1/2 टू द पावर n इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्या है, तो 100 यहाँ पे होता ही है। परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज रिजोल्यूशन, इसलिए यहाँ पे 100 लिया है। तो देखो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ बिट। यहाँ पे कितना बिट बोला है, 12 बिट बोला है ना, यहाँ पे देखो 12 बिट बोला है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये 0.024 जो है ना तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्या देखो इमीटर बायस से डिपेंड हो, तो बोला कि इमीटर बायसिंग जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है। तो जब भी इमीटर बायस होगा तो वो इमीटर करंट पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा इमीटर करंट जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला कि पिंच ऑफ वोल्टेज फॉर एन चैनल जेफेट इज 4 वोल्ट। तो पिंच ऑफ वोल्टेज जो दिया है, VGS की वैल्यू दी हुई है 1 वोल्ट,
पिंच ऑफ अकर्स फॉर वीडीएस इक्वल टू, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा पिंच ऑफ वोल्टेज जो है ना वो 4 वोल्ट है, तुम्हारा वीजीएस की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे वीडीएस की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे ये पिंच ऑफ अकर होगा, तो तुम्हें पता ही होगा वी वीडीएस भी होता है ना। यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे वीजीएस ऑल्सो पिंच ऑफ वोल्टेज, तो वीजीएस जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला वीजीडी मतलब ड्रेन टू गेट का वोल्टेज जो है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जी और डी मतलब वो गेट और ड्रेन के बीच में मैंने किया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वीजीएस माइनस वीडीएस। कैसे होगा, तो देखो वीजीडी जो है ना वो मतलब क्या है, जी और डी के बीच का वोल्टेज यानी कि वीजी माइनस वीडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जीडी जो है ना वो क्या होगा, तो वीजीएस लिखोगे इसको, तो वीजी माइनस वीएस माइनस वीडीएस को वीडी प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे वीएस, तो यहाँ से वीएस वीएस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो वीजी माइनस वीडी आएगा, यानी कि जो तुम्हारा ये है ना जीडीएस उसको यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है ना, हाँ इसका वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है, इसका वीजीएस का वैल्यू जो है तुम्हारे तुम्हारे पास 1 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तुमको वीडीएस कैलकुलेट करना है। देखो अगर यहाँ पे तुम्हें देखना है ना, तो सिंपल सा देखो, एक फॉर्मूला ये भी होता है, वीडीएस इक्वल टू क्या होता है, वीजीएस माइनस वीटी, ये तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पिंच ऑफ देखना है ना, तो वो वीडीएस से ही हम लोग देखते हैं, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज से तो यहाँ पे देखो, ये जो वीजीएस है ना वो इसको पिंच ऑफ के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा वीडीएस हो गया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट एक्चुअली नहीं हुआ, आया -3, लेकिन यहाँ पे वीडीएस जो रहता है ना उसका मोड कर देंगे, ये 3 वोल्ट आएगा आएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना तुमको बहुत ज्यादा जो आंसर है वो मैनिपुलेटिव लिखेंगे तुमको ऑप्शन, तो वो भी अच्छे से टिक करना है। इसके बाद देखो चेंज इन द कैरियर कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया कि वो कैरियर कंसंट्रेशन जो है ना लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है, तो उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसको हम लोग फाइ से भी डिनोट करते हैं। उसका देखो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल करंट डेंसिटी, तो यहाँ पे डिफरेंट करंट डेंसिटी जो है ना वो जेडी है, जेडी जो है ना तुम्हारा हो गया ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली। यहाँ ड्रिफ्ट नहीं, सॉरी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, डीएन क्यू इंटू डीएन बाई डी एक्स, तो वो है मेटल के लिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है, और डीएन क्यू इंटू माइनस डीएन बाई डी एक्स वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है। तो ये सब जो है ना काफी अच्छे से याद रखना। तो देखो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो रहता है ना, क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना तुमको देखने को मिल जाएगा हमारे एग्जाम में। बाकी के क्वेश्चंस किधर चले गए, और आई थिंक यहाँ पे जो है ना स्लाइड जो है वो लोड हो रहा है। हाँ तो देखो अब जो है ना हमारा स्लाइड जो है वो लोड हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक होता है ना कि तुम्हारा जो है ना साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए 1s कम्प्लीमेंट के लिए 2s कम्प्लीमेंट के लिए पूछता है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये फॉर्मूला जरूर से जरूर याद रखना, तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि साइन रिप्रेजेंटेशन में जो है ना वो 8 बिट का है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है ना वो कितना होगा, तो तुमको इस फॉर्मूला में एन की वैल्यू का वैल्यू डालना है। अगर साइन रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है माइनस इंटू टू टू पावर एन माइनस वन माइनस वन टू 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 पावर एन माइनस वन माइनस वन। और यहाँ पे अगर 1s कम्प्लीमेंट पूछेगा तो उसका देख लो ये रेंज ये होता है। और यहाँ 2s कम्प्लीमेंट भी था, बहुत बार क्या बोलता है ना उसको होता है कि वो मैक्सिमम कितना तक, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो वो भी यहाँ पे तुमको देख के लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि इवन आफ्टर, यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है कि इवन आफ्टर रीसेट ऑपरेशन, इवन आफ्टर रीसेट ऑपरेशन अप्लाइड होना चाहिए, यहाँ पे अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिमेन एनेबल। तो देखो अगर रीसेट ऑपरेशन रहता है तो बाकी जितने भी मास्केबल इंटरप्ट रहते हैं ना वो सारा मास्क हो जाता है, लेकिन जो नॉन मास्केबल रहता है ना, जैसे कि ट्रैप हमारा 8085 में जो है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो ये जो है ना ये मास्क नहीं होगा, ये अगर रीसेट ऑपरेशन होता है उस टाइम भी काम करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एज्यूमिंग द बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कि बीटा जो है ना बहुत ज्यादा है,
और वीबी 0.7 है। तो आईसी एंड वीसी इन द सर्किट, आईसी और वीसी निकालना है, हमारा सर्किट ये है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे हमारा वो ये वाला वाइसिंग होता है ना, वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग, तो उसको जो है ना हम लोग एक उसका जो है हम लोग वीटीएच आरटीएच निकाल लेते हैं। तो वीटीएच और आरटीएच उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो हमारा वीटीएच क्या होता है, वीटीएच होता है इसके अक्रॉस वोल्टेज और इस ट्रांजिस्टर को ओपन करना होता है। तो ये 5 वोल्टेज है ना, इन दोनों में डिवाइड होगा तो देखो यहाँ पे 5 वोल्ट जो है ना 4 और 1 में डिवाइड होगा, तो हमारा वीटीएच कितना हो जाएगा। यहाँ से सिंपल वोल्टेज, यहाँ पे सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगा हुआ है, देखो वीटीएच इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड 5, तो 1 वोल्ट हमारा वीटीएच हो गया। आरटीएच इस दोनों का पैरेलल हो जाएगा, यानी कि 4:5 जो है ना वो आरटीएच। तो देखो हमारा न्यू सर्किट डायग्राम क्या बन गया, 1 वोल्ट का वीटीएच आ गया, यहाँ पे 4/5 किलो का जो है ना किलो ओम का एक रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे जो हमारा सेम रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा सर्किट हो गया। तो देखो यहाँ पे जो है ना हमने क्या किया, इस लूप में, ये वाला जो लूप है ना, इसमें क्या केवीएल लगा लिया है। तो देखो -1 + 4/5 IB। तो देखो IB इक्वल टू 0 क्या क्यों हुआ, तो IB इक्वल टू 0 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि बीटा की वैल्यू जो है ना वो एक्सट्रीमली लार्ज है। एक्सट्रीमली लार्ज है तो यानी कि बीटा की वैल्यू हम लोग इन्फिनिट मानेंगे, और IC इक्वल टू बीटा IB होता है ना, IC इक्वल टू बीटा IB। तो देखो, और यानी कि अगर हम लोग आईबी को यहाँ से हटा दे, आईबी को यहाँ से हटा के अगर हम लोग इधर डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आईबी। तो देखो अगर बीटा की वैल्यू इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट कब होगी, जब आईबी की वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए यहाँ पे आईबी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा आई निकल गया, देख लो। उसके बाद वो 0.7 ये वाला वोल्टेज है हमारा, देखो यहाँ पे ±0.7 क्वेश्चन में बोला है ना वीबी, उसके बाद 0.3 इंटू आई, तो यहाँ से डायरेक्ट आई निकल गया। उसके बाद इस पूरे ये जो आउटर लूप है ना, इसमें एक बार केवीएल लगा दोगे तो हो जाएगा कितना, -5 इंटू इसके क्रॉस ड्राइव 2.2 किलो ओम के क्रॉस ड्रॉप 2.2 IC प्लस वीसी, वीसी कितना हो गया यहाँ को, ये कलेक्टर और यहाँ का इमीटर, तो इसका वोल्टेज जो रहता है ना वो VCE होगा। तो VCE हमें हमें जो है ना कैलकुलेट करना है। तो VCE प्लस 0.3 IE, तो आई हमने अभी कैलकुलेट किया। सिंपली इसमें इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा जो है ना VCE का वैल्यू जो है 2.5 वोल्ट आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बोला है कि टू अनेबल इंटरप्ट विच इंस्ट्रक्शन इज नीड, तो इंटरप्ट को अनेबल करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो EI जो है ना इसका नाम ही है इनेबल इंटरप्ट। और SIM क्या होता है, सिम रिम सिम पड़े हुए ना, सेट इंटरप्ट मास्क। तो ये जो है ना दोनों जो है इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए, तो ये याद रखना। अब बोल रहा है कि सी एम्पलीफायर द वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड ग्राउंड इज, तो सी एम्पलीफायर में जो है ना इमीटर और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज जो है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये सब जो है ना सभी बात याद रखना, क्योंकि सी एम्पलीफायर में देखो ना, सी एम्पलीफायर में क्या रहता है कि CE एम्पलीफायर है यानी कि कॉमन इमीटर, तो इमीटर कॉमन रहेगा। तो इमीटर में क्या करते हैं, इमीटर को ग्राउंड कर देते हैं ना इस कंडीशन में, तो इमीटर को ग्राउंड करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इसमें बोल रहा है कि एज्यूमिंग VC सैचुरेशन, सैचुरेशन 0.2 वोल्ट एज्यूम करना है, बीटा की वैल्यू जो है ना वो 50 रखनी है। मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर इन सेचुरेशन, तो मिनिमम IB की वैल्यू निकालनी है बेस करंट की, जो कि इसको सेचुरेशन में लेके चली जाए। ये हमारा फिगर जो है ना वो दिया था। तो देखो यहाँ पे VC की वैल्यू जो है ना वो दी हुई है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा। देखो इस आउटर लूप, ये वाला लूप है ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये वाला लूप जो है ना इसमें तुम क्या करो, वो लगा दो KVL। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज मतलब 3 वोल्ट दिख रहा है सिर्फ, यानी कि इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, और ये इधर भी जो है ना ये ग्राउंड से इधर कनेक्ट होगा। तो इधर हो गया -3 प्लस IC क्यों होगा, क्योंकि IC मल्टीप्लाइड बाय 1 के, तो वो डायरेक्ट IC ही हो गया। प्लस VC सेचुरेशन, तो VC सेचुरेशन, तो IC इक्वल टू कितना होगा, 3 - 0.2, यानी कि हमारा IC का वैल्यू कितना होगा सेचुरेशन में, 2.8 मिली एम्पियर होगा। तुम्हें पता है कि सेचुरेशन में जो है ना यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा, तो इसको चलो मैं रोटेट कर देता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे जो है ना टिल्ट का, इसको जो है ना वो रोटेशन का ऑप्शन मुझे नहीं कहीं दिख रहा है, तो देखो तुम ना अपनी डिवाइस को रोटेट कर लेना। यहाँ पे देखो हमारा IC जो है ना वो कैलकुलेट हो गया 2.8, और यहाँ पे देखो सैचुरेशन के लिए जो है ना IC जो है वो बीटा IB से
लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए सेचुरेशन के लिए। तो यानी कि आईसी की वैल्यू 2.8 है, और यहाँ पे 50 इंटू आई बी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है ना 50 दी हुई है इसमें। और यहाँ पे देखो ऐसे करके आई बी निकालते हैं तो आई बी हमारा 0.5 मिली एम्पियर या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि आई बी की मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 0.56 है, तो 0.56 होगा। तो यानी कि आई बी अगर 0.56 से अगर पहले है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा हमारा जो है वो एक्टिव में रहेगा। लेकिन 0.56 जब भी क्रॉस करेगा, या 0.56 से इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, तो हमारा जो है ना ये ट्रांजिस्टर था वो सेचुरेशन में चला जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट मिड बैंड फ्रीक्वेंसी द सीसी, सीसी यानी कि कपलिंग कैपेसिटर जो होता है ना, एट मिड बैंड फ्रीक्वेंसी कपलिंग कैपेसिटर इन आरसी कपल्ड सी एम्पलीफायर में बी कंसिडर्ड एज। तो देखो यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट की तरह ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर, देखो कपलिंग कैपेसिटर जो होता है ना, कोई भी कैपेसिटर है, सी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन उसका जो एक्सी होता है ना, यानी कि उसका जो इम्पिडेंस होता है एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ये मिड के लिए और ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ना, फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होता है उतना एक्सी क्या होगा, वो कम होगा। उतना एक्सी क्या होगा, वो कम होगा। तो जितना एक्सी कम, अगर मान लो एक्सी 0 हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट। तो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए भी जो है ना कपलिंग हाई फ्रीक्वेंसी और मिड बैंड फ्रीक्वेंसी जो हमारे फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो शॉर्ट सर्किट रहता है। और यहाँ पे देखो सीसी जो है ना, यहाँ पे सीसी सीबी सी कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर और इमिटर कैपेसिटर, ये जो सारा है ना वो शॉर्ट सर्किट रहता है मिड बैंड के लिए। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जब भी इन्फ्रंट रहेगा, नहीं एक्सी अगर ओमेगा सी रहेगा तो ये फ्रीक्वेंसी में है, ये कि एक्चुअली जीरो जीरो होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जीरो होता है, ये जीरो होगा, ये थ्रेट नहीं होगा। एंड इसके बाद देखो और क्या है, डिफरेंट कैपेसिटर एंड ट्रांसड्यूसर कैपेसिटर, डिफ्यूजन कैपेसिटर और ट्रांसड्यूसर कैपेसिटर जो रहेगा वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, वो ओपन सर्किट की तरह कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे देखो इनपुट इम्पिडेंस भी देख लो क्या रहता है, तो बीजेटी का सबसे कम रहता है इनपुट इम्पिडेंस, जेफेट का जो रहता है ना वो मिडिल में रहता है, और मॉसफेट का सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इनपुट इम्पिडेंस किसका होता है, मॉसफेट का होता है हमारे ट्रांजिस्टर फैमिली में, बीजेटी का जो है ना सबसे कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोला है कि रेक्टिफाई सर्किट हैज, ऊपर कुछ लिखा था वो लिखा था कट गया है, has lower capacitance filter C, the lower ripple in output of RC। तो ये देखो ये फॉर्मूला जो है ना वो याद रखना, रिपल जो रहता है ना वो 1 अपॉन आरसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैपेसिटेंस फिल्टर, तो आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी या सी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो हमारा जो रिपल है ना वो कम रहेगा। तो आरसी की वैल्यू जो है ना हमेशा वो ज्यादा रखना है ताकि हमारा रिपल कम हो। रिपल क्या होता है, तो एसी वो डीसी के साथ ना एसी भी मिक्स रहता है, उसी को रिपल हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेशन ए बी सी, ये हमारा एक्सप्रेशन है, तुम अपने डिवाइस को टिल्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ए बी सी यहाँ पे है, व्हेन सिंप्लीफाइड फॉर असाइनमेंट ऑफ बाइनरी वैल्यू विल टेक द वैल्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा बाइनरी वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू आएगा। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई जब भी करोगे तो क्या करना पड़ेगा तुमको, ये जो ए बी सी है ना उसको सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुमको पता ही है जैसे यहाँ पे सी है और सी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कितना होता है, ये हो जाता है 0। यहाँ पे देखो अगर ए बी सी है ना, इसमें भी सी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें देखो बी कॉम्प्लीमेंट है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हर बार जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट और एक नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गया, तो हर साल जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो उसका एड भी जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो ये तो देख के आंसर बताने वाला है कि ये 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हैज द लोड डीसी लोड डीसी लोड करंट जो है ना उसका 10 मिली एम्पियर है, और फिल्टर कैपेसिटेंस जो इतना हुआ है, द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज जो है ना उसका निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है पीक टू पीक रिपल वोल्टेज का, फॉर्मूला क्या होता है, आईडीसी डिवाइडेड बाय 2 एफ। तो ये एक्चुअली है ना आईडीसी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा सी दिया हुआ है यहाँ पे।
तो यहाँ पे रिपल के लिए ऊपर आईडीसी भी हो जाता है, ये देख लो। 1/2 पाई आरसी लिखते हैं ना, यहाँ पे 2 पाई आरसी लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो तो 1/2 पाई, तो यहाँ पे देखो आईडीसी, तो आईडीसी हो गया 2 × यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सारा वैल्यू पुट कर दो। तो ये फार्मूला जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, वो पिक टू पिक वोल्टेज के लिए। ये कितना पेज तक, चलो 2 3 पेज और ही है जिसमें टिल्ट करके है, तो उतना देर के लिए मेहनत करो। कन्वर्ट टू एसओपी, देखो ये हमारा पीओएस फॉर्म में है। अगर इसको एसओपी करना है तो इसका क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो ये हमारा जो है ना जो है ये हो जाएगा। एसओपी और पीओएस फॉर्म जो है ना एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा। देखो इसमें मैंने मल्टीप्लाई ही किया है, तो इस पहले फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे टर्म में जो है ना ए और ए कॉम्प्लीमेंट साथ में आ रहे हैं, तो वो 0 0 हो जा रहा है। तो फाइनल तुम्हारा जो है ना ये आंसर हो जाएगा। इसका देखो इनर रेक्टिफाई सर्किट, द फिल्टर कंपन्स फिल्टर कैपेसिटेंस इज इनकेस द रिपल विल, तो बोल रहा है कि जब फिल्टर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो उसका रिपल क्या होगा। तो अभी तुमको बताया था ना कि रिपल जो है ना वो 1/RC के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी हमारा फिल्टर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो हमारा रिपल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो जब भी हमारा सी इंक्रीज होगा तो रिपल क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इन क्वेश्चन इन एन अब्रप्ट पीएन जंक्शन, अब्रप्ट पीएन जंक्शन में क्या रहता है कि पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, तो एक हाईली डोप्ड होता है, एक लाइटली डोप्ड रहेगा, तो उसको अब्रप्ट पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन एन ए बहुत बहुत एन ए का जो है ना बहुत ज्यादा लाइटली डोपिंग है एन बी, यानी कि एन ए बहुत बहुत छोटा है एन बी से। द बैरियर पोटेंशियल है, तो देखो जब भी एन ए लेस लेस देन एन डी होगा ना, तो ये एन डी है एक्चुअली, एन बी नहीं है, एन डी। तो एन ए मतलब हो गया तुम्हारा एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, और एन डी हो गया तुम्हारा डोनर कंसंट्रेशन। तो उस कंडीशन में देखो हमारा जो विड्थ रहता है ना, विड्थ कौन सा वो चैनल नहीं, हमारा जो डिप्लीशन विथ रहता है उसका फार्मूला क्या होता है। देखो ये फार्मूला जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये फार्मूला याद रखना, ओमेगा इक्वल टू क्या था, √2 जीटा टू टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू 1/Na प्लस 1/Nd इंटू वी डी वी डी और वी नोट भी लिखते हैं। तो अगर इसको करोगे ना, अगर देखो अगर एन ए बहुत बहुत छोटा है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है कि एन ए बहुत बहुत छोटा है एन बी से, तो यानी कि एन ए जो है एन बी को जो है ना तुम क्या कर दोगे यहाँ पे, ये देखो एक जो एन ए को जो है ना तुम वहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में हम लोग को यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया और एक को निगलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो सोल्व करके जो है ना यहाँ पे वी नोट की वैल्यू, यहाँ पे तुमको क्या पड़े, बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे क्यू एन ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये छोटा छोटा चीज है जो कि पूछ लिया जाता है, तो कैलकुलेशन है सिर्फ, तुम कैलकुलेशन थोड़ा देखें तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल वो टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पे डाउनलोड कर लो। देखो क्या बोला है कि ट्रांजिस्टर है उसमें इमिटर बेस, इमिटर बेस वोल्टेज यानी कि वीईबी की वैल्यू जो है ना, वीईबी ऑफ, तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ट्रांजिस्टर है यहाँ पे वीईबी है, वीईबी ऑफ 20 मिली वोल्ट, तो 20 मिली वोल्ट दिया हुआ है। और कलेक्टर करंट आईसी की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर दी हुई है। उसके बाद वीईबी यहाँ पे दिया हुआ है, आईसी इज 30 मिली एम्पेयर, वो भी दिया हुआ है, वीईबी इज 40, देन आईसी विल बी, देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और बोल रहा है कि जब भी हमारा जो है ना वो 20 मिली वोल्ट था, तो उस कंडीशन में आईसी जो है वो 5 मिली एम्पियर था। जब हमारा वीईबी जो है वो 40, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैसेज समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट केस क्या बोला कि जब वीईबी 20, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जब वीईबी
वी भी 20 मिली वोल्ट है तो ऐसी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है। जब वी भी 80 है तो उस कंडीशन में ऐसी की वैल्यू इतनी है। तुम्हें निकालना क्या एक्चुअली, तो देखो यहाँ पे ऐसे इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ना कलेक्टर करंट का, वो ऐसे इंटीग्रेटेड टू पावर वी बी अपॉन ईटा वी टी, और वैसे में रख के एक इक्वेशन आ गया। फिर सेकंड केस का भी जो है ना सारा वैल्यू इसमें रख दो, तुम्हें तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ जाएगा और दो अननोन आ जाएगा। तो अगर दोनों को डिवाइड बाय टू करते हो तो यहाँ पे तुम्हारा ये कुछ ऐसा करके आ जाएगा कि e टू पावर 10 ईटा बी टी। तो नॉर्मली क्वेश्चन में जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो दी रहती है। तो जैसे यहाँ पे देखो इक्वल टू जीरो, इक्वेशन पुट, तो ऐसे करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ऐसे करके तो सारा जो है ना वो तुम्हारा कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन अपना देखना है कि कैसे कैसे कर रहा है। बहुत बार वो e टू द पावर की वैल्यू ना क्वेश्चन में दी रहती है, लेकिन बहुत बार नहीं भी दिया रहेगा। तो जो भी नॉर्मल वैल्यूज है ना उसको याद कर लेना। जैसे एल एन टू की वैल्यू की क्या है, ए टू पावर वन का वैल्यू क्या होता है, वो सब। देखो दो ट्रांजिस्टर है सेम वैल्यू का, बट डिफरेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है। ठीक है, वन ऑफ देम ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एंड अनदर इज लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा आंसर। देखो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है ना वो सिलिकॉन का है, और एक जो है ना वो जर्मेनियम का है। तो गेन ऑफ जर्मेनियम जो होता है ना वो ज्यादा होता है सिलिकॉन से। तो गेन ज्यादा होता है जर्मेनियम का, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जर्मेनियम इसका जर्मेनियम का ज्यादा होगा। और इसमें लोअर पूछ रहा है कि लोअर किसका होगा, लोअर जो है ना सिलिकॉन को हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो हम लोगों को दिख रहा है सीधे सीधे क्वेश्चन, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पे बोला कि कॉमन एमिटर डीसी करंट गेन है ट्रांजिस्टर इज 100 है। कॉमन एमिटर डीसी करंट गेन का क्या मतलब समझते हो कि यहाँ पे तुम्हारा बीटा की वैल्यू 100 दिया हुआ है, और करंट थ्रू 10 वोल्ट जीना डायोड वो भी दिया हुआ है 0.7 वोल्ट। 10 वोल्ट जीना डायोड इज सॉरी, करंट थ्रू 10 वोल्ट जीना डायोड तुम्हें निकालना है। तो देखो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन जो है ना ये है, ये हमारा 10 वोल्ट जीना डायोड है। जीना डायोड में वोल्टेज का मतलब क्या है कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यानी कि रिवर्स वोल्टेज में अगर इसके अक्रॉस जो है ना जीना डायोड के अक्रॉस 10 वोल्ट से ज्यादा आएगी तभी वो ब्रेकडाउन में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा जीना डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन बिकॉज क्वेश्चन सेज करंट फ्लोइंग थ्रू जीनर। हाँ देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कहता है कैच है कि उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड। तो जब भी करंट उससे फ्लो कर रही है यानी कि जीनर डायोड जो है ना अब वो ब्रेक डाउन में है, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन में है तो उसको वोल्टेज सोर्स से हम लोग रिप्लेस करें। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया। और सिंपल सा जो है ना तुम क्या करो इस लूप में केवीएल लगा दो। जैसे केवीएल लगाओ तो -10 प्लस 0.7 हो जाएगा। और ये हमारा तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है। और आई सी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी होता है। यानी कि ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा। आई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। और यहाँ से तुम आई बी की वैल्यू भी जो है ना कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आया 9.3 मिली एम्पियर। उसके बाद आई जेड इक्वल टू आई सी माइनस आई बी। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। आई जेड ये वाली करंट है ना, आई जेड इसमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर तुम केसीएल लगाओगे ना इस नोड पे तो देखेगा कि इनकमिंग करंट आई सी जो है वो दो डिवाइड हो जा रही है, आई जेड में डिवाइड हो जा रही है और आई बी में डिवाइड हो जा रही है। यानी कि आई सी इक्वल टू आई जेड प्लस आई बी होगा। और उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखो तो आई जेड इक्वल टू आई सी माइनस आई बी होगा। हमारे पास आई सी और आई बी की वैल्यू है तो हमारा आई जेड का वैल्यू निकल जाएगा 10.7 मिली एम्पियर। तो ये भी क्वेश्चन है। देखो इसी से लेवल के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हें जो है ना काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बोल रहा है कि बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफपी जो है 1 मेगाहर्ट्ज है। और कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट लो फ्रीक्वेंसी करंट के बीटा नोट का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है 200। देखो हम लोग जो है ना डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू जो है ना, एफ बी क्या है, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। और बीटा नोट क्या है हमारा, तो हमारा करंट गेन दिया हुआ है बीटा की वैल्यू। यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे क्योंकि बीटा इक्वल टू पता है अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा होता है यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो 0.99 आएगा, ठीक है।
वहाँ पे देखो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो इसका फॉर्मूला ये देखो, ये जो भी स्टार मार्क है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एफ बी इंटू बीटा होता है। और अल्फा के केस में अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर दिया रहे रहे तो उस कंडीशन में यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय अल्फा होता है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा है ना, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है। और इसमें अगर बीटा के साथ वो क्या होता है, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो एफ बी इंटू बीटा होता है। एफ बी हमारा जो है ना, वो बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ से अल्फा जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय अल्फा हो जाएगा। तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे पहले। देखो इसमें दो फॉर्मूला लगाना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो इसरो के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले इस फॉर्मूला से यूनिटी कट ऑफ गेन फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके बाद उसको पुट करना है अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ऐसे करके निकालना है। इसका देखो यहाँ पे इन एन एनपीएन बीजेटी विथ विथ अ करंट गेन ऑफ 100, एनपीएन ट्रांजिस्टर बीजेटी है। करंट गेन का वैल्यू जो है ना, वो दिया हुआ है 100। इन बाइस्ट इन बाई द सेचुरेशन मोड, और वो सेचुरेशन मोड में द बेस करंट इंक्रीज बाय डेल आई बी देन। तो डेल आई बी से जो है ना बेस करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें कौन कौन सा सही होगा, तो देखो बीटा इक्वल टू 100 है, और आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी, ये फॉर्मूला होता है। देखो आई सी इक्वल टू बीटा आई बी भी होता है, लेकिन वो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है ना उसके आई सी के साथ लीकेज करंट भी फ्लो करती है, जिसका है जो आई सी ई ओ है। आई सी ई ओ का भी फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ। तो ये सी ई ओ जो है ना, वो कलेक्टर टू इमिटर रिवर्स करंट होता है। तो आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली अगर देख ले तो ये जो है ना बहुत कम होता है आईसीईओ, उसको हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं, तो वो 100 आईबी हो जाएगा। तो सेचुरेशन में जो है वो डेल आईसी जो होता है होना चाहिए, यानी कि चेंज जो होना चाहिए करेक्ट करंट में, वो 100 आईबी से कम होना चाहिए। तो देख लो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा है और लगा दो। देखो 14 पिन नोट गेट बोल रहा है कि इसमें कितने नोट गेट होता है, तो तुम्हें पता है कि आईसी जो रहता है ना, आईसी कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे 7 पिन होता है। 7 पिन में से जो फर्स्ट पिन रहता है ना, वो प्लस वीसीसी के लिए होता है यहाँ पे, यहाँ पे पावर सप्लाई डालोगे। और लास्ट पिन जो होता है ना यहाँ पे, वो ग्राउंड के लिए होता है। अब बाकी तुम्हारे कितने पिन बच गए, तो दो, एक वीसीसी एक ग्राउंड हो गया, और 12 पिन बच गए। तो 12 में अगर यहाँ पे नोट गेट जो है ना, वो दो टर्मिनल डिवाइस होता है। तो एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। तो अगर 12 पिन है तो इसमें 6 इनपुट और 6 आउटपुट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नोट गेट कितना हो जाएगा इसमें, 6 हो जाएगा। 14 पिन एंड गेट ऐसी का बात कर लो, तो देखो एंड गेट ऐसी में 14 पिन वीसीसी और ग्राउंड। तो रिमेनिंग कितने, 12 पिन बच गए। 12 पिन में तुम्हें अगर एंड गेट के लिए इनपुट के लिए 2 पिन चाहिए, आउटपुट के लिए 1 पिन चाहिए, तो तुम कितना मैक्सिमम 4 एंड गेट ही इसमें डाल सकते हो। तो 4 एंड गेट होते हैं इसमें। तो जितना ये एंड गेट हो गया और गेट हो गया, इस समय 4 ही होते हैं। कटिन वोल्टेज अल्सो नोन है, तो देखो इतने सारे जो है ना नाम है कटिन वोल्टेज के, तो याद रखना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, फायरिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं, और यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज भी बोलते हैं कई बार इसको। देखो आई ट्रिपल ई के अकॉर्डिंग जो है ना, इस फिगर का क्या नाम है बोल रहा है, तो इस फिगर का कुछ वो ऐसे आई ट्रिपल सिंबल एक्चुअली ये, तो यहाँ पे ए भी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिख रहा है। तो और गेट में क्या होता है ना, और गेट में अगर हमारा वैल्यू जो है ना, अगर एक भी वैल्यू 1 है तो वो 1 होता है। तो ये इसी को डिनोट कर रहा है कि अगर एक वैल्यू इक्वल 1 है और वो ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है ना, वो 1 आएगा। तो ये ऐसा सिंबल याद रखना है कि ये, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अभी ये और गेट का तो एंड गेट का पूछ देगा, लेकिन ये जो है ना रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। When a high voltage reference is required, if it is advantageous to use two or more than two Zener diode in series is allows। देखो ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया, मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्या बोला कि हाई वोल्टेज रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, द एडवांटेजेस टू यूज टू और मोर Zener diode in series टू अलाउ। यहाँ पे देखो सारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे हायर वोल्टेज, अगर दो अ, या दो से ज्यादा जीरो डायोड अलाउ करें, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हायर वोल्टेज हो जाएगा।
हायर डिसिपेशन और लो टेम्परेचर कट ऑफ, सारा ऑप्शन में वहाँ पे हो जाएगा। व्हेन अ पी इंजेक्शन इन व्हेन अ पीएन जंक्शन इज इन रिवर्स वाइज, तो पीएन जंक्शन रिवर्स वाइज में कब होता है? देखिए एक पी टाइप मटेरियल हो गया, ये एक, और इस टाइप, इस साइड जो है वो हमारा एन टाइप मटेरियल हो गया। तो ये रिवर्स वाइज कब होगा? पी जो है ना, पी टाइप मटेरियल अगर निगेटिव से कनेक्ट है, एन टाइप मटेरियल पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पी में जितने भी होल्स रहेंगे ना, वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और बीच में जो है ना, वो काफी ज्यादा जो है तुम्हारा, वो डिप्लीशन भी जो है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस बड़ा जब भी होगा डिप्लीशन भी, तो करंट जो है ना वो फ्लो नहीं करेगा डायोड के थ्रू, तो उसी को रिवर्स वाइज बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, कब? इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो मैंने बताया वही वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि द पीसी कंटेंट्स, पीसी मतलब हो गया तुम्हारा प्रोग्राम काउंटर, वो कंटेंट कर रहा है 0450H, एंड स्टैक पॉइंटर कंटेंट 08D6। देख रहे हैं 08D6 लिखा हुआ। व्हाट विल बी कंटेंट ऑफ पीसी एंड एसपी फॉलोइंग अ कॉल टू सब रूटीन लोकेशन ऑफ 02AFH। तो बोला देखो पीसी का और एसपी यानी कि स्टैक पॉइंटर, दोनों का जो है ना वो दिया दिया हुआ है, और कॉल एड्रेस बोल रहा है कि ये जो है ना हमारा 02FAH, ये एक कॉल एड्रेस है। तो यहाँ पे देखो, और स्टैक का भी यहाँ पे दिया हुआ, स्टैक पॉइंटर भी दिया हुआ। तो इसका देखो, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि कॉल में मशीन साइकिल कितना होता है। तो कॉल में जो है ना, ये तो सभी एक जितना भी इंस्ट्रक्शन है, हर एक इंस्ट्रक्शन में होता है कि पहले ऑपकोड को फेच किया जाता है, उसके बाद क्या करता है, मेमोरी रीड किया जाता है, उसके बाद ये क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो है ना वो 16 बिट का होता है, तो पहले हायर, तो अगर रीड करने के लिए पहले लोअर बिट करेंगे, फिर उसके बाद हायर बिट करेंगे, उसके तो हमारे कॉल इंस्ट्रक्शन जो है ना वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जो भी ये हमारे पास कॉल है ना 02AF, जीरो टू, ये, हाँ ये हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है ना 0450H, वो जो है ना वो 3 बाइट से बढ़ जाएगा, तो 0453H हो जाएगा। तब स्टैक पॉइंटर जो है ना वो क्या होगा, पुश प्लस जंप हो जाएगा। तो 0 पॉइंट नहीं है, 08D6 प्लस जंप, जंप कितने का? 2 का, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का जंप क्यों हुआ? तो क्योंकि ये जो पहले था ना, सो तो 6 था ही, उसके बाद 6, 6 था क्या पहले? 08D6, हाँ तो 7 और 8 होगा ना, तो ये 2 का जंप हो जाएगा। उसका देखो आरसी फेज शिफ्ट, हमारे पास ऑसिलेटर है, उसकी उसमें जो है ना हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 पाई आरसी √6। ये याद रखना, अंडर रूट 6, 2 पाई आरसी तक याद रखता है, वो √6 जो है ना वो भूल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना इसका 1 to 10 MHz रहता है। फेज शिफ्ट जो रहता है ना वो 180 डिग्री जो रहता है, वो आरसी फीडबैक सर्किट के थ्रू होता है। और 60 फेज शिफ्ट जो होता है ना, एक आरसी पेयर का होता है। तो आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क की वजह से जो है ना टोटल 180 डिग्री का होता है, और उसमें वन आरसी सेक्शन का जो फेज शिफ्ट होता है वो 60 डिग्री का होता है। टोटल फेज शिफ्ट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है ना वो हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो रहता है, सी एम्पलीफायर, उसकी वजह से 180 डिग्री का आता है, और 180 डिग्री का हमारा किससे आता है? आरसी फीडबैक सर्किट से। हाँ, और यहाँ पे देखो रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस में अलग अलग जंक्शन वोल्टेज का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी देख लो। और इसका जो है ना क्वेश्चन गायब है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इन आर ई मॉडल बीजेटी एम्पलीफायर, द एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट अ रूम टेम्परेचर इज इज अप्रोक्स, जो भी है। तो देखो आर ई इक्वल टू जो होता है ना, आर ई हो गया तुम्हारा इमीटर रेजिस्टेंस, तो स्मॉल जब भी लिखा हुआ है ना तो वो समझो एसी एनालिसिस का है। तो एसी एनालिसिस में आर ई जो है हमारा इमीटर रेजिस्टेंस, वो होता है ईटा वी टी अपॉन आई एफ। आई एफ क्या हो गया? फॉरवर्ड करंट हो गया। आई एफ या वो हमारा आई सी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आर ई इक्वल टू 1/,
ये आई ई है एक्चुअली, आई एफ भी बोल, आई ई होता है, ईटा बीटी अपन आई ई, तो ये हमारा आर इक्वल टू हो गया 1 अपन ईटा बीटी, 1 अपन सॉरी ईटा बीटी अपन आई। तो रूम रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन, उस टाइम पे जो है ना वीटी की वैल्यू जो है 426 मिली वोल्ट है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यही लेना है, अगर दिया हुआ है तो बहुत बार 25 मिली वोल्ट भी दिया रहता है। तो यहाँ पे देखो ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ईटा का वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1 होता है, सिलिकॉन के लिए 1 रहता है। ईटा क्या होता है, ईटा आइडेंटिटी फैक्टर होता है। तो आर ई का वैल्यू जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 0.0268 डिवाइडेड बाय आई। तो आइडेंटिटी फैक्टर जो है ना वो जर्मेनियम के लिए 1 होता है। तो जब भी अभी जो करंट वाला सिचुएशन है उसमें सारा का जो है ना वो 1 ही हम लोग चूज कर लेते हैं, 1 ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफी इजी होता है। तो यार देखो एस एस आई हो गया, एम एस आई हो गया, जल भी ऐसा है, देखो एस एस आई हो गया स्मॉल सिग्नल इंटीग्रेशन, उसका हो गया यहाँ पे मीडियम सिग्नल इंटीग्रेशन, इसका लार्ज सिग्नल, इसका वेरी लार्ज वीएलएसआई हो गया, यूएलएसआई हो गया। तो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, ये देखो ये याद करने वाला चीज है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। ये नंबर ऑफ लॉजिक गेट है, इधर नंबर ऑफ कंपोनेंट है। तो देखो हर एक ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है ना, तो ये यहाँ पे हो गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, सिग्नल नहीं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में यहाँ पे नंबर ऑफ गेट जो होता है ना वो लेस देन 12 होते हैं। उसके बाद एमएसआई में 12 to 99 होते हैं, फिर एलएसआई में 100 to 999 होता है। उसके बाद में वीएलएसआई में देख लो। और ये जो है ना इस चार्ट को याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो हमें ज्यादातर वो वीएलएसआई का पूछता है, तो वीएलएसआई में जो है ना लॉजिक गेट जो होते हैं वो 1000 से 9999 के बीच में होता है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है ना वो 10,000 टू 99,000 यानी कि 1 लाख के बीच अप्रोक्स जो है ना वो होता है। उसके बाद देखो बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर 30, बीटा की वैल्यू दे दिया है 30, आईसीबीओ का वैल्यू दिया हुआ है 20, ऐसे क्वेश्चन में 20 नैनो एम्पियर है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर वुड बी ऑपरेटिंग, तो बोला है कि ट्रांजिस्टर किस में ऑपरेट करेगा, एक्टिव सेचुरेशन रिवर्स सेचुरेशन उसमें। तो इसको तुम्हें सोल्व करना है। तो पहले तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है, तो एक रजिस्टर इधर है एक रजिस्टर इधर है, तो क्यों ना इस पूरे सर्किट को, पूरे एरिया को, इधर वाले को लोड मान के पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल देंगे, तो कितना है यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 15 किलो ओम, ये 100 किलो ओम, और यहाँ पे देखो -12 वोल्ट है ना, ये -12 वोल्ट का हम लोगों ने सोर्स भी लगा दिया। तो इस कंडीशन में अगर वीटीएच निकालोगे तो वीटीएच की वैल्यू आएगी कुछ, यहाँ पे वीटीएच की वैल्यू कितनी आई है वो दिख नहीं रही है मुझे, और आरटीएच की वैल्यू आएगी। तो वीटीएच की वैल्यू देखो कितना है, 320 डिवाइडेड बाय 115, ये हमारा वीटीएच की वैल्यू आया है, आरटीएच की वैल्यू भी आया है, और हमारा रेस्ट ऑफ द सर्किट जो है ना वो ये था। इस कंडीशन में हम लोग को निकालना क्या है कि ये कौन से रीजन में है, तो हम लोग पहले आईवी निकालेंगे। आईवी निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर सिंपल सा लूप में जो है ना वो केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाने के बाद देखो एक ही अननोन बचता है, यहाँ पे देखो ये जो 0.7 है ना वो यहाँ से आया, प्लस माइनस डी भी, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है ना तो भी 0.7 ही लेना है, क्योंकि सिलिकॉन का जो ट्रांजिस्टर होता है ना बेस्ट एमिटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट ही होता है। तो आईबी का जो है वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आके होके आ जाएगा 0.16 मिली एम्पियर। तो आईसी निकालना है, आईसी इक्वल टू हो जाएगा 4.8 मिली एम्पियर। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एक्टिव रीजन में हो गया। और अगर आप लोगों से ऐसा नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करो कि इसको सेचुरेशन में रीजन में मानो और इसको सोल्व करो, तो देखो तुम्हारा जो है ना वो आईसी वो आईबी मिनिमम की वैल्यू जो है ना वो आईबी की वैल्यू जो है ना वो आईबी मिनिमम से कम ही आएगी। ऐसे करके करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और वी नो वी सी सेट इक्वल टू 0.2 वोल्ट, तो ये तो हमें पता ही है। तो देखो यहाँ पे आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और वो हमारा 4.8 मिली एम्पियर हो गया। तो वी सी सेट सेचुरेशन जो है ना वो कितना है, 0.2 वोल्ट होता है हमें पता है। और तो ट्रांजिस्टर इन सेचुरेशन रीजन
देन वीसी शुड बी इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे वीसी निकाले, वीसी कैसे आउटर लूप में के निकाले। देखो आईसी सेचुरेशन निकला, आईसी सेचुरेशन के बाद यहाँ पे देखो आईसी एक्टिव निकला हमारा 4.8 मिली एम्पियर, आईसी सेचुरेशन निकला हमारा 5.3 से। तो हमारा आईसी एक्टिव जो है ना वो लेस है आईसी सेचुरेशन से, तो हमारा ट्रांजिशन हो गया एक्टिव रीजन में होगी। इसके बाद यहाँ पे देखो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एचएलटी इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पीएसडब्ल्यू जो होता है वो ये 8051 का एक्चुअली है इंस्ट्रक्शन सेट। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे FF 0 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना, ये बस एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस है उसका। मैंने हमारा इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ये है। तो यहाँ पे देखो ए में पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, एम बी है A23, यानी कि ए में जो है ना वो 23 है चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर बी में चला जाएगा कितना, बी में चला जाएगा हमारे पास 32। देखो यहाँ पे जब भी आई रहेगा ना तो आई का मतलब होता है इमीडिएट एड्रेस, एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो भी दिया रहता है ना वो डेटा रहता है, वो कोई एड्रेस नहीं रहता है। तो यहाँ पे ए बी, इसका देखो XR A बी है ना, तो यानी कि ये बोल रहा है कि ए और बी को एक्सप्लोर करो, उसको एक्यूमुलेटर में सेव करना है। तो देखो ए और बी को हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में लिखा, उसका जो उसका जो है ना एक्सप्लोर किया, तो ये हमारा आया। तो इसको हम लोग 11H जो है ना लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, ADI 88 है। तो ADI जो होता है ना वो क्या होता है, ये वो ऐड होता है, ऐड इमीडिएट। तो 88 में अब वो ये जो हमारा 11 आया था उसको ऐड कर देना है। तो ये 99H जो है ना वो हमारा ए में चला जाएगा। तो इसका देखो पीसी जो है ना वो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस को स्टोर रखता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है ना F0407। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो पीसी जो है ना FF 08 से है, पीसी में FF 08 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो यहाँ तक जो है ना FF 07 तक हो गया है। तो नेक्स्ट जो है ना हमारा FF 08 ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा FF 08। क्यों होगा, क्योंकि HLT जो है ना वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए होगा। देखो यहाँ पे सारे डिटेल्स में लिखे हुए हैं मैंने। और यहाँ पे बी में हमारा 32H है, और यहाँ पे हमारा ये एक्यूमुलेटर है, ये फ्लैग है। तो एक्यूमुलेटर में हमारा कितना हो जाएगा 99H, फ्लैग में हमारा हो जाएगा। देखो फ्लैग का जो है ना ये होता है, पहले 8 बिट का फ्लैग होता है या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी बोलते हैं। तो पहले साइन होता है, उसका जीरो फ्लैग होता है, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ नहीं होता, डोंट केयर होता है। तो एक क्या फ्लैग होता है तो तो यहाँ पे देखो वही है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो रहता है वो क्या होता है, तो पहले इन्वर्टर रहता है उसका फ्लैग रहता है, यानी कि 99H और 84H जो है ये हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट इंसुलेटर फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया। तो देखो यहाँ पे कोई प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया इतना दिया हुआ है, उसका थिकनेस इतना दिया हुआ है, उसके बाद रेजिस्टिविटी यहाँ पे तुमको दे दिया, या डीसी वोल्टेज दे दिया 1 किलोवोल्ट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अप्लाइड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालना है। डाइलेक्ट्रिक लॉस को फंडामेंटल डायरेक्टली होता है V² अपॉन R। तो यहाँ पे पहले हम लोग को वोल्टेज निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वोल्टेज तो ऑलरेडी हम लोग को 1 किलो वोल्ट जो है ना वो दे दिया है वो क्वेश्चन में। तो हम लोग को निकालना कि हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, R = ρ L/A, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे रो का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पहले R निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालेंगे। द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इज हाफ दैट द मटेरियल बी इज। कोई भी मटेरियल है, एक का ए है एक का बी है, तो देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है ना ए का वो हाफ है कंडक्टिविटी बी से। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ए देन बी, तो रिलैक्सेशन टाइम पूछ रहा है। देखो यहाँ पे μ = QT/M होता है, म्यू हो गया हमारा मोबिलिटी, और यहाँ पे हमारा टॉ जो है ना वो रिलैक्सेशन टाइम है, या इसको एवरेज लाइफ टाइम भी बोलते हैं। एम जो है ना वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन क्यू म्यू, ये भी एक फॉर्मूला है। सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू की जगह क्या हो जाएगा, क्यू टाउ डिवाइडेड बाय एम। तो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा ये वाला। यहाँ पे क्या है, हमारा कंडक्टिविटी जो है ना सिग्मा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, टाउ से। यानी कि अगर टाउ बढ़ता है तो हमारा वो भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे, हाँ, तो इसके बाद देखो यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी इसमें कनेक्टिविटी का ए और बी का रेशियो होगा ना, और वही होगा किसका, ये जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है ना, उसका भी रेशियो जो है वो सेम होगा। तो इसका रेशियो 1/, 1/2 कर दिए। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के ऊपर दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या आया, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू टॉ ए अपॉन टॉ बी आएगा। तो वो हमारे 0.5 के इक्वल हो गया। तो ये इसमें टॉ ए और टॉ बी में जो है ना एक रिलेशन आ गया कि टॉ ए और टॉ बी जो है ना, तो एक रिलेशन आ गया दोनों में। अच्छा देखो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोला है कि लीनियर लिस्ट डिस्टॉर्शन, for linear list distortion amplification purpose, cutoff for the common emitter configuration will be defined as। तो वो किस पे डिफाइन करता है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कम से कम डिस्टॉर्शन के लिए एम्पलीफिकेशन पर्पस करता है फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन विल डिफाइन बाय। तो आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी, बी होता है। और सेम अल्फा इक्वल बीटा, यानी कि यहाँ पे आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी होता है। आई सी इक्वल टू बीटा ई प्लस आई सी ई ओ भी होता है। फिर कटअप में क्या होता है कि आई बी इक्वल टू जीरो होता है, तो आई सी इक्वल टू आई सी ई ओ हो जाएगा। बहुत सिंपल था। यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, एक ही ईच स्टेज हैज गेन ऑफ 10 dB। तो सारा स्टेज का जो है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, गेन 10 dB का हुआ है, नॉइस स्पीकर दिया हुआ है 10 dB का। देन ओवरऑल नॉइस स्पीकर ऑफ द टू स्टेज कैस्केडेड। देखो यहाँ पे मान लो ये एक स्टेज है और दूसरा जो है ना वो ये स्टेज है। दोनों को अगर कैस्केड में कनेक्ट कर दिया ना, इंडिविजुअल का दिया ये हर बोला कि जब कैस्केड में कनेक्ट करेंगे तब उसका क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो वो भी नॉइस फिगर पूछ रहा है। तो नॉइस फिगर का फॉर्मूला होता है क्या, F1/F2 - 1 डिवाइडेड बाई जी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फिगर ऑफ मेरिट जो है ना वो दिया हुआ है 10, प्लस दूसरा का फिगर ऑफ मेरिट दिया है 9 डिवाइडेड बाई 10। तो हो जाएगा तुम्हारा 10.9। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या बोल रहा है कि इन ट्रांजिस्टर डार्लिंगर पेयर हैज एच एफ इक्वल टू 100 ओवरऑल एच एफ कंपोजिट ट्रांजिस्टर नेग्लेक्टिंग द लीकेज करंट इज अप्रॉक्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यार कि नेग्लेक्टिंग लीकेज करंट अप्रॉक्स कितना होगा। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एच पैरामीटर पता होगा, एच बी वन इक्वल टू क्या होता है, H11 H12 V2, और V2 इक्वल टू क्या होता है, V2 नहीं I2 है, H12 I1 प्लस H12 V2। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे इसको HI11 को I, उसके बाद RE FE HOE ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे। तो HFE क्या हो जाता है हमारा, HFE होता है I2 अपन अपन I1। तो ये आउटपुट करंट हो गया और इनपुट करंट हो गया। तो ट्रांजिस्टर में HFE जो होता है आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट, यानी कि IC अपन IB, जो कि बीटा के बराबर होता है इक्वल टू 100। ठीक है, तो डार्लिंगटन पेयर देखो ये है। यहाँ पे आप लोगों को देखो ये जो है ना हमारा डार्लिंगटन पेयर है, उसमें यहाँ पे सारे नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं। और यहाँ से हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो हमारा जो होता है ना डार्लिंगटन पेयर का गेन जो होता है वो आता है निकल के कितना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्या, वो आता है बीटा 1। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं उसको लिख देता हूँ। तो डार्लिंगटन पेयर क्यों यूज करते हैं, तो उसमें जो है ना जैसे मान लो एक ट्रांजिस्टर का गेन है, एक ट्रांजिस्टर का जो गेन है ना वो यहाँ पे बीटा 1 है।
दूसरे ट्रांजिस्टर का गेन जो है ना वो बीटा 2 है, तो ओवरऑल बीटा जो होता है डायलिंगटन पेयर का वो हो जाता है बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये होता है ओवरऑल। तो यहाँ पे देखो बीटा 1 और बीटा 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो काफी ज्यादा ज्यादा होता है इन दोनों के समेशन से। तो यानी कि बीटा को हम लोग को अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो बीटा 1 इंटू बीटा 2 होता है। ठीक है, यहाँ से तुमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इच का जो है ना HFE दिया हुआ है 100, उस कंडीशन में ओवरऑल HFE कितना होगा, तो वो हो जाएगा इस फॉर्मूला पे लगाओ और आंसर पाओ। ये जो फॉर्मूला है ना ये लगाओ और आंसर पाओ। देखो इसे 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोला है कि लीनियर एम्पलीफायर विथ गेन ऑफ 30 dB। तो गेन जो है ना 30 dB दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नॉर्मल तुमको पता ही है कि अगर ये हमारा 30 dB किस में गेन है ना, लीनियर एम्पलीफायर गेन 10 dB 12। तो ये हमारा सॉरी, तो ये हमारा जो गेन दिया हुआ है ना वो हमारा 30 dB दिया हुआ है। तो जो कि फॉर्मूला होता है 10 log पी नोट अपॉन पी है। तो अगर पावर की बात करें ना तो यहाँ पे 10 log हो जाता है, लेकिन अगर वोल्टेज और करंट की बात करो तो यहाँ पे 20 log होता है। तो अगर इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा पी नोट अपॉन पी है जो है ना वो आ जाएगा 1000। ठीक है, उसके बाद हमारा पी नोट जो हो जाएगा वो 1000 मल्टीप्लाइड बाय हमारा इनपुट का जो पावर है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो और भी उसको सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद देखो क्या होगा, 10 log पी नॉट अपॉन 10 to the power 3 बिकॉज वी हैव टू फाइंड गेन इन डीबीएम। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को जो गेन है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग को डीबीएम में फाइंड करना है, तो उसमें 10 to the power 6 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये हमारा एक्चुअली जो है ना यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन वो हमें हमारा वाट में है, लेकिन हमको निकालना है किसमें, हमको निकालना है किसमें, डीबी में। तो ट्रेन डीबीएम में, डी नहीं डीबीएम में। तो हमारा जो है ना उसको क्या करना पड़ेगा, अगर डीबीएम में करना है तो 10 to the power तो इसे क्या करना पड़ेगा, और डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा वो डीबीएम जो है ना वो आंसर आएगा। तो ये हमारा जीरो डीबीएम जो है ना वो आंसर है। उसका क्या बोल रहा है कि क्लास एम्पलीफायर विथ 10 वोल्ट ड्रेन सप्लाई। क्लास एम्पलीफायर है 10 वोल्ट ड्रेन सप्लाई एंड 2 एम्पियर ड्रेन करंट, मतलब वोल्टेज जो है ना वो 10 एम्पियर का ड्रेन हो गया और 2 एम्पियर जो है ना वो ड्रेन करंट हो गया हमारा। बाइस प्रोवाइडिंग आर एफ लोड करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट इज द डीसी आर एफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला याद रखो, डीसी आर एफ फ्रीक्वेंसी फॉर लो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या आता है, पी ए सी अपॉन पी डी सी मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे एसी और डीसी का जो है ना पावर है, तो इसमें ऐसे करके आप लोग जो है ना सोल्व कर सकते हैं। इसका देखो ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये एक वोल्टेज सर्टिफिकेट वेक्टर जो है ना वो एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि एडर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एक्सऑर गेट एंड गेट एंड नॉर गेट। तो देखो एडर जो रहता है ना वो फुल एडर बोल रहा है, तो वो ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी होता है। कैरी जो होता है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सऑर गेट, तो यहाँ पे देखो कितने एक्सऑर गेट लगेंगे, 2 एक्सऑर गेट लगेगा। और उसके बाद एंड गेट कितने लगेगा, एंड गेट लगेगा एक यहाँ पे एंड है, एक यहाँ पे एंड है, एक इन दोनों का एंड है, एक इन दोनों का, तो यानी कि 3 एंड गेट लगेगा। और यहाँ पे देखो और प्लस है ना, यानी कि और गेट, यानी यानी कि 3 जो है वो एंड गेट लगेगा। दो एंड गेट जो है वो लगेगा 3, और गेट जो है वो लगेगा 2, एक और गेट भी जो है वो लगेगा 2। उसके बाद ये वाला देखो,
तो ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेगेटिव लॉजिक यूज फॉर डायोड शोन इन द गिवन फिगर। तो इसके बारे में बता रहा है कि ये कौन सा गेट जो है ना वो बता रहा है। तो चलो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ए बी या तो 0 0 वोल्ट हो सकता है, या 0 - 4 वोल्ट हो सकता है, या -5 0 हो सकता है, या -5 5 हो सकता है। ठीक है। हाँ, तो इस कंडीशन में देखो, जब ए और बी दोनों जीरो है, यानी कि ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, तो देखो जब जीरो है तो उसको जो है ना वो 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे जीरो ही दे दिया हुआ है, तो यानी कि इधर ज्यादा होना चाहिए, एनोड पे ज्यादा होना चाहिए। ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ ये भी एनोड है, ये कैथोड है, तो जीरो पे ज्यादा होना चाहिए, इधर कम होना चाहिए, तब जाके ये फॉरवर्ड वाइस में जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ए और बी पे 0 0 है, तो ये चला जाएगा रिवर्स वाइस में। जैसे रिवर्स वाइस में जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, और ये कैपेसिटी, ये जो -5 वोल्ट है, डायरेक्ट इधर आके आउटपुट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या चीज यही है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए -5 वोल्ट। तो -5 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लॉजिक में वो जो आएगा ना वो पॉजिटिव लॉजिक में आएगा। निगेटिव लॉजिक में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसको जब इसके बाद करोगे तो ये केस का ट्रुथ टेबल दिखेगा तुमको, एंड गेट का भी, यानी कि ये जो है ना डायोड से बना हुआ ये एक एंड गेट ही है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन तो आप लोगों को पता होगा कि f(t) इक्वल टू 1 प्लस e टू पावर ई माइनस एफ अपन के टी का। और तो ये के टी भी जो है ना वो पावर में ही डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जो अगर फर्मी लेवल फंक्शन में अगर ई इक्वल टू ई एफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और ये 50% का जो है वो फर्मी डायरेक्ट, इसको इसी को फर्मी डायरेक्ट फंक्शन बोलते हैं। उसका देखो एन चैनल डिप्लीशन मोड के लिए जो है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, डिवाइस पैरामीटर आई डी इक्वल टू के एन वेरियस माइनस बी टी का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली मॉसफेट के लिए है। हाँ, जेफेट के लिए आई डी इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस बी डी एस। जेफेट के लिए भी, लेकिन वो क्या, चलो मैं लिख देता हूँ जेफेट के फॉर्मूला देखो। जेफेट के लिए तो आई डी इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा आई डी एस एस वन माइनस वीजीएस अपन वीपी का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका है, ये हमारा जेफेट का है। ये जो अभी हम लोगों ने किया ना ये वाला, जेफेट का है। ये वाला जो है ना ये मॉसफेट का है। तो की एन जो है ना वो डिवाइस पैरामीटर है यहाँ पे। यहाँ पे की एन डिवाइस पैरामीटर है, और की एन जो होता है ना, की एन की वैल्यू जो रहती है वो होती है म्यू एन सी ओ एक्स W/2 L। म्यू एन क्या है वो, म्यू एन सी एक्स, तो ये मोबिलिटी, मोबिलिटी नहीं, हाँ मोबिलिटी है। टी एक्स जो है ना वो ऑक्साइड कैपेसिटेंस हो जाता है। W/L ये विड्थ अपॉन लेंथ हो जाता है। ऐसे ही करके आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मेरे नोट्स में देखने को मिलेंगे। अभी तक जो है ना हम लोगों ने ये एनालॉग का किया, और बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे। तो और पॉपुलर से पॉपुलर क्वेश्चन और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही करके ना बहुत सारे पेजेस है, और उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक सेशन में कंप्लीट करना। तो दूसरा सेशन तो मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है ना वो आप लोगों का कल ही एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना, और जो भी मेरे नोट्स है ना वो भी देख लेना। वो तुमको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा मेरा नोट्स, तो वो भी देख लेना एक बार। चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के लिए। बाय बाय।